क्या जी, किस जाति के हो? सुन करके थोड़ा असहज हो गए होंगे। लेकिन यही सवाल आज से कुछ दिन बाद जब पूरे भारतवर्ष में जातीय जनगणना शुरू होने वाली है, तो वहां अधिकारी आपके यहाँ आएंगे और आपके परिवार से इसी तरह का सवाल पूछेंगे, जो सवाल कभी पूरे समाज को असहज कर देता है। वो सवाल अब हर किसी के मन में है कि जाति तो हमें जाननी ही है। एक कहावत मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी कि जाति है कि जाति नहीं। तो ये जो जाति है वो हमारे अंदर से नहीं जाती है। जाति हमारे अंदर से कैसे जाएगी अगर हम हमेशा जातीय जनगणना के बारे में बात करते रहे तो? क्योंकि हमेशा जाति के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो आखिर ये सब बात अब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी न्यूज आई है, आप लोगों ने यहाँ न्यूज देख रहा होगा स्क्रीन पे, कास्ट सेंसस होने जा रहा है, जातीय जनगणना मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पे करवाई जा रही है। वही मोदी सरकार जो कभी इस जातीय जनगणना के विरुद्ध थी, वही कांग्रेस जो कभी इस जातीय जनगणना के विरुद्ध थी, आज उन्हीं नेहरू जी के वंश के आगे जो अभी के वर्तमान के उनके नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका कहना है कि भारत में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। जबकि शुरुआत में ही नेहरू जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा इसको खारिज किया गया था कि नहीं, जाति आधारित अगर जनगणना करेंगे तो समाज में इससे क्या होगा, एक तरह का सेपरेशन होगा, अलगाव फैलेगा। लेकिन यह अलगाव हम तो फैलाना है ही, क्योंकि हमारे ऊपर 200 वर्षों तक राज करने वाले, जो 200 वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया अंग्रेजों ने, उन्होंने हमें एक चीज सिखा दी कि फूट डालो और राज करो। तो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक तो राज नहीं कर पाएंगे, है ना? तो नेता लोग भी बस यही करते हैं। नेता लोग क्या है, अभी के मॉडर्न, वो अंग्रेज जो थे वो क्या थे, हमारे विदेशी शासक थे, बाहर से आए हुए शासक थे। जबकि यहाँ के नेता जो है वो क्या है, हमारे ऊपर के शासक है। आम जनता के बारे में उनको भले ही उतनी समझ हो या ना हो, लेकिन राज कैसे करना है, उनके ऊपर रूल कैसे करना है, उसकी बिल्कुल समझ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जातीय जनगणना का जो कुछ दिनों से बीड़ा उठाया गया था राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी सोच रहे थे कि बिहार इलेक्शन में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे, तब तक उसी फ्री हिट पे मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पे 6 मार दिया गया, छक्का मार के इसको बाउंड्री के बाहर भेज दिया गया। बोला गया कि ये जो बॉल है, जो अभी तक तुम इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हो, अब इसको मैं मुद्दा रहने ही नहीं दूंगा, कि बिहार चुनाव में तुम इस मुद्दा को लेकर आओगे ही नहीं, और अगर ये मुद्दा नहीं आएगा तो फिर चुनाव निकल जाएगा। हर चीज चुनाव से प्रेरित ही है, इस चीज को आप समझिए। क्यों? क्योंकि जातीय जनगणना का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह 1931 में अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। लास्ट टाइम, जब लास्ट टाइम हुआ है 1931 में, 1880 के बाद से जो रेगुलर यहाँ पे जनसंख्या का गिनती होने लगा, जो कितने लोग हैं उनकी गिनती होने लगी, तो 1931 में यहाँ पे उस समय कराया गया अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद फिर वहां जातीय जनगणना की गई कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि अलग अलग जाति के रहेंगे तो हर जाति आपस में बटा हुआ रहेगा कि नहीं, हम ऊंची जाति है, ये नीचे जाति है, हम ऊंची जाति में भी ऊंची जाति है। भारत के बारे में तो एक कहावत है, हमारे एक शिक्षक थे वो अक्सर कहा करते थे कि भारत के बारे में एक कहावत है कि भारत में हर जाति अपने से नीची एक जाति को खोज लेता है। यही भारत की खूबसूरती है, भारत की जाति व्यवस्था की खूबसूरती यही है कि हर जाति अपने से नीचे एक जाति को खोज लेता है कि नहीं, हम सबसे नीचे नहीं, हमसे नीचे भी एक है। तो इस तरह से समाज में इतने सारे शासक बने, इस तरह का बदलाव होता गया, लेकिन आज तक जो भारत में जाति आधारित विविधता है, जो समानता है, वह खत्म नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि अगर खत्म होने के मुहाने पे भी पहुंचे तो जो हमारे ऊपर बैठे हुए सरकार है वो चाहती ही नहीं है कि यह कभी खत्म हो। अगर खत्म हो जाएगी तो फिर सरकार को गरीबी, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, जन कल्याणकारी सुविधा, इस विषय पे, विकास, डेवलपमेंट, जीडीपी, है ना, तो इन विषयों पे जवाब देना पड़ेगा। तो इस विषय पे जवाब देना तो बहुत मुश्किल होता है। इस कारण क्या करो, ऐसे चीज में इनको उलझा करके रखो कि ये कुछ समझ ही ना पाए और इसका हम फायदा लंबे समय तक उठाते रहे। समझेंगे इस पूरे जाति जनगणना जो होना है, और इससे किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, और क्या सच में फायदा होगा या बस इस तरह का भ्रम एक तरह से ये निर्मित किया जा रहा है कि फायदा होने वाला है। क्योंकि फायदा होगा
या नहीं होगा, ये तो अभी भविष्य में तय किया जाएगा। अभी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और ये जनगणना अभी होगा या नहीं होगा, अभी ही इसकी अनाउंसमेंट क्यों की गई, मतलब इसी समय पे क्यों इसको लाया गया सबके सामने, कि हाँ अभी ही इसको सबके सामने लाया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग चिंतन करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी। तो यहाँ पे न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे की जाती है, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया क्योंकि 2020 के आसपास आपको पता होगा कि कोरोना की महामारी चल रही थी, है ना। और कोरोना महामारी आया तो सरकार ने बोला कि कोविड में जो है हम ये नहीं करा पाएंगे, कोविड में करा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको टाल दिया गया। डेट दिया गया 2026 का, ध्यान रखिएगा, डेट दिया गया 2026 का कि 2026 में कराएंगे, लेकिन उससे पहले 2025 में चुनाव आ गया, है ना। तो अब हम लोग जो अभी तो हम लोग 2025 के फर्स्ट हाफ में है ना, जून से पहले है, लेकिन जून के बाद जैसे ही जाएंगे पूरे के पूरे बिहार में, बिहार एक बहुत बड़ा प्लेयर है पूरे विश्व, जो पूरा भारत है, माफ करिएगा, भारत की राजनीति में बिहार तो है बहुत बड़ा प्लेयर, तो इसको प्रभावित करना और इस पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी था। इस कारण जो केंद्र की सरकार है वह बाकी लोगों के द्वारा, जो महागठबंधन एक बिहार में बनता है, उनके द्वारा एक जो बहुत बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का लाया जा रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे फ्री हिट जो था उस पर सिक्सर मार करके यहाँ पे कहा कि इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, आपके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा, क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह के विपक्षी पार्टी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है कि आखिर हमने सरकार को झुका दिया, और सरकार भी खुश है कि जो तुम्हारे बाप दादा आज तक नहीं कर पाए, जो आजादी से लेकर के आज तक तुम्हारे बाप दादा या तुम्हारे इतने सारे सरकार रहे कोई नहीं कर पाया, हमने कर दिया। तो जो सरकार है वो क्रेडिट लेने में खुश है, और जो विपक्ष है वो इस बात पे खुश है कि मैंने सरकार को झुका दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी है उनका कहना है कि सिर्फ हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, अभी जो 50% इंदिरा साहनी केस, आप लोग बताइएगा, आरक्षण जो 50% तक के दायरे में रहता है, जो पूरे के पूरे जो फंडामेंटल सिस्टम है, आधारभूत संरचना है हमारे संविधान का, उसको 50% आरक्षण तक ही रखा गया है ताकि आधारभूत संरचना जो है वो बनी रहे। इसको भी पुश करना है, इसके लिमिट को भी क्रॉस करना है, इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि जब जनसंख्या की जनगणना होगी, जनगणना में अगर किसी एक समाज का जनसंख्या बहुत ऊपर जाएगा तो दूसरा समाज भी क्या करेगा, अपने जनसंख्या को बढ़ाने के पीछे भागेगा। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक टॉपिक हमने लाया था परिसीमन का, हमने क्या लाया था, परिसीमन। परिसीमन में क्या है कि जो भी विधानसभा है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसमें जो जनसंख्या आधारित यहाँ पे सीटों का एलोकेशन होना है, कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है राज्यसभा में ज्यादा पार्टिसिपेशन, लोकसभा के लिए ज्यादा सीट। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो सीट बढ़नी है, महिलाओं के लिए भी 33% जो सीट है रिजर्व करना है, उसमें दक्षिण के राज्यों का कहना था कि हमने तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखा, तो इसका खामियाजा आप ऐसे भुगता रहे हैं हमको। अगर हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमारे अच्छाई का आप दुरुपयोग करिएगा। तो दक्षिण में एक तरह का कल्चर कई नेताओं के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, इन लोगों के द्वारा यहाँ पे एक कल्चर लाया गया कि कम से कम 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे पैदा करें। तो इस बार भी जो जनसंख्या की जनगणना होगी, जो जातिगत जनगणना होगी, तो जाति में भी लोग देखेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम कायस्थ हैं, हम कुशवाहा हैं, हम यादव हैं, ठीक है, अलग अलग जातियां हैं। तो इन जाति में हम देखेंगे कि आखिर हम कम है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और जनसंख्या को बढ़ाने के पीछे पागल हो जाएंगे। और फिर से जो भारत के ऊपर रिसोर्स कम है, भारत के ऊपर ध्यान रखिएगा, रिसोर्स कम है, जबकि जनसंख्या जो है रिसोर्स बहुत ही कम है, लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन जो यहाँ के पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। और इस जो जातीय जनगणना का परिणाम हो सकता है कि पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़े, तो अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग बस यहाँ जाति के बीच बीच में ही फंसे रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, विकास का, महंगाई का, बेरोजगारी का, वो हमारे पास और ज्यादा बढ़ेगी। इस चीज को भी समझिएगा। चलिए अब जरा जो टॉपिक है उसको फटाफट देख लेते हैं, 2 मिनट में समराइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो मेन इसके खामियाजा क्या हो सकता है, क्या इससे लाभ है, लाभ भी कुछ है तभी तो इसको लाया गया है, तो लाभ को भी समझेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो मोदी की अध्यक्षता में यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी साहब की अध्यक्षता में यहाँ केंद्रीय कैबिनेट थी, ठीक है। अभी केंद्रीय कैबिनेट बैठी, लोग तो इस चक्कर में थे कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि अभी पहलगाम में जो उनके तरफ से कायरनाना हरकत की गई, जो इतना दर्दनाक घटना हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी, लेकिन मोदी साहब ने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, है ना। कुछ और जैसे बोलते हैं कि एक क्या बोलना कि हाँ बाएं दिखा करके दाएं मार देना, तो वैसा ही कुछ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ जो
बैठक हुई। बैठक के बाद यहाँ पे बात आई, जो अश्विनी वैष्णव है मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने कहा कि यहाँ भारत में अब क्या होने वाला है, जाति जनगणना होने वाला है, ये होगा। ठीक है, सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल करने का फैसला ले लिया है, मतलब 2031 वाली, ध्यान रखिएगा 2031 वाली। अब हो सकता है कि 2026 जो डेट दिया गया था, जो 2021 में नहीं हुआ, उसके कारण 2026 का जो डेट था, तो शायद अभी से शुरुआत हो जाए, और थोड़ा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए ये सारा किया गया। ध्यान रखिएगा 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान लास्ट में किया गया था, 1941 में भी कराया गया था, लेकिन नहीं, इसको उजागर नहीं किया गया, क्योंकि उस समय अगर इसको उजागर करते तो समाज क्या हो जाता, बहुत ज्यादा टूट जाता, और यहाँ पूरा का पूरा गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाता। इस कारण अंग्रेजों के द्वारा उस डाटा को छिपा लिया गया। बाद में 1951 में जब आजादी के बाद, तो पूरी तरह से जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बोला कि नहीं, हम इस तरह की कोई भी जनगणना नहीं करेंगे। नेहरू जी ने बोला, जो अंबेडकर थे उनका भी कहना यही था, हर कोई यही चाहता था कि हम लोग जाति के जो बेसिस पे है इसको भारत को और नहीं तोड़ेंगे। लेकिन उन्हीं के वंशज महान प्रतापी राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी तब तक तो भारत का विकास हो ही नहीं सकता। आप लोग एक बार खुद से एक बार इस चीज को समझिएगा कि आखिर जो भारत में जाति की व्यवस्था है, जो जाति का सिस्टम है, उसमें हर एक जाति को समान अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप लोग पाएंगे कि कुछ जातियों को तो ज्यादा मिल रहा है, कुछ जातियों को कम मिल रहा है, कुछ जाति के पास ज्यादा रिसोर्स है, कुछ के पास कम है। तो राहुल गांधी जो एक दूरदर्शी नेता है, यहीं से पता चलता है कि राहुल गांधी के पास कितनी दूरदर्शिता है, जो नेहरू, अंबेडकर और गांधी नहीं देख पाए, सरदार पटेल नहीं देख पाए, उन्होंने उसको भी देखने का यहाँ जो क्षमता है वो किसके पास थी, राहुल गांधी के पास थी। उन्होंने बोला कि नहीं, इसके अंदर जो है बहुत सारी समस्या है, इसको भी उजागर करना चाहिए। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो जाति जनगणना का मतलब आप लोग पता होगा, किस जाति के हो भाई, वही जो पहला डायलॉग मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला। थोड़ा आप लोग अचंभित हो गए होंगे, थोड़ा खुद में लगा होगा कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसा ही होने वाला है कि किस जाति के हो, जाति बताओ। लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि जो जाति का आपका क्राइटेरिया है वो पता ही नहीं हो सरकार को, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो जातीय सर्वे हुआ, ध्यान रखिएगा, वहां पे हुआ है सर्वे। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कई वीडियोस में देखा कि लोग इसको भी जातीय जनगणना बोल दे रहे हैं। नहीं, जनगणना जो विषय है यह केंद्र सरकार का है, ध्यान रखिएगा, यह केंद्र सरकार का है। जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या का जनगणना कराने का पूरा जो दायित्व होता है, यह केंद्र के पास होता है, केंद्र की सूची में है। राज्य अपने हिसाब से सर्वे कराती है। बिहार में सर्वे हुआ, कर्नाटक में सर्वे हुआ, तेलंगाना में सर्वे हुआ। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां तो मारापीटी हो गया, है ना, चप्पल जूता फेंकने लगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तेलंगाना में हुआ, बिहार में हुआ। ठीक है, इससे पहले यहाँ 2011 में हम लोग देखेंगे SECC भी हुआ था, सोशल एंड इकोनॉमिकल, है ना, कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना भी हुई। उसमें इतनी सारी जातियां आ गई, 46 लाख। देखिए 2011 में जाति जनगणना हुई, लेकिन तब इसके आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए। पता है क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें 46 लाख जातियां आ गई। बताइए, 46 लाख प्रकार की अलग अलग जातियां हैं। 800 तो ऐसी जातियां हैं जिसको मानने वाले 100 से भी कम लोग हैं। 800 ऐसी जातियां हैं जिसको मानने वाले 100 से कम लोग हैं। तो उस जाति को किस तरह से आप विभाजित करिएगा, कहां किसको रखिएगा, किस तरह से आप कल्याणकारी पूरा का पूरा सुविधा बनाइएगा ताकि उन लोगों तक डायरेक्टली पहुंच पाए। बहुत जटिल प्रक्रिया होने वाली है। सरकार इसमें किस तरह से कदम उठाती है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ केंद्र सरकार और जो विपक्ष था दोनों आमने सामने था, लेकिन यहाँ पे हो गया। ये तो बस सारा का सारा आपका सिस्टम है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जरूरत क्यों है? जरूरत इस कारण है क्योंकि हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है। अब देखिए, जो भी हमको आरक्षण मिला है ओबीसी का, आपको पता होगा, ओबीसी बैकवर्ड क्लास जो है, पिछड़ा क्लास, तो इसको पिछड़े वर्ग को जो है मान्य, जो यहाँ पे आरक्षण मिला 27% का, यह मिला कि एक मंडल साहब की रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन बना, मंडल साहब की रिपोर्ट आई, उसमें इन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि 52% के आसपास ओबीसी का कंट्रीब्यूशन है जनसंख्या के अंदर। 52% अगर जनसंख्या के अंदर कंट्रीब्यूशन है तो इसको ऐसे करते हैं, इसको लगभग हम क्या कर देते हैं, 27% के आसपास यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको वो कर देते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ इसको बोल सकते हैं कि 27% के आसपास हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तो इनको आरक्षण दे दिया। लेकिन बाकी लोग भी थे, बाकी लोगों को भी आरक्षण देना, तो बाकी लोगों को आरक्षण देने के चक्कर में अब क्या हुआ कि हम जातीय जनगणना जो करा रहे थे, जिसके ऊपर हम लोग जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते, जनसंख्या के आधार पे हमें यहाँ जातीय जनगणना कराते और आरक्षण देते, वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ सरकार कर ही नहीं रही थी। 1931 के बाद से तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ सारा का सारा मसला हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि
पिछड़ा जाति में है, लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे, अच्छे से उनको जो यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इसी कारण ये सारा का सारा मैटर हुआ है। अब इनको जो पिछड़े रह गए हैं, कुछ लोग तो हैं जो पिछड़े थे उन्होंने इसका फायदा उठाया, बहुत आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग हैं जो पिछड़े अभी भी रह गए हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी पिछड़े रह गए हैं तो उनको तो इसका फायदा मिलना चाहिए। तो उसी के लिए पूरा का पूरा यह सिस्टम बनाया जा रहा है, यह व्यवस्था बनाई जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे बदलाव क्या होगा। तो अगर जातीय जनगणना हुई तो ओबीसी को 27% जो कोटा भी मिलता है, ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी है तो ये 27 से बढ़ के हो सकता है कि 40-45 तक चल जाए, है ना, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है उस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे होगा क्या, आरक्षण की जो सीमा 50% तय की गई है कि इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा, ताकि भारत की संविधान की आधारभूत संरचना पे किसी तरह का प्रहार ना हो, उसके लिए 50% ही अपर लिमिट होना चाहिए आरक्षण। लेकिन क्या होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आरक्षण भी बढ़ाएंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे तो एक वक्त के बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि हम 100% आरक्षण ही कर देंगे, 100% आरक्षण हो जाएगा। अभी जो आरक्षण 50% है, 50% सामान्य वर्ग है, यही क्या हो जाएगा 100%। और जब 100% आरक्षण हो जाएगा मतलब सबको आरक्षण हो गया भाई। अगर हर किसी को आरक्षण हो जाएगा तो जो इसमें सामान्य है वो लोग तो अब सड़क पे आ जाएंगे क्योंकि उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि हम आरक्षण देते हैं मतलब कुछ लोगों के जगह पे कुछ को लाकर रख देते हैं कि इनका परमानेंट हो गया भाई, इनको सीट आरक्षित कर दी गई, अब ये सीट पे यही बैठेंगे। लेकिन हर एक सीट अगर सब कोई के लिए आरक्षित हो गई तो फिर तो वही हो गया, खुला मार्केट हो गया कि अब खुला मार्केट भाई खेल लो अपने हिसाब से। तो यहाँ थोड़ा संविधान पे भी तलवार लटकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका किस तरह से होगी इस पे भी हम लोग देखेंगे क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट खुद अपना एक्टिविटी तो दिखाएगा ही, वो तो इस तरह से छोड़ेगा नहीं इस मुद्दे को। ठीक है, और पहले ही कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि हम भाई 50% की सीमा को नहीं मानते। और ये जो अब देखिए राहुल गांधी खुद है संविधान की किताब लहराते हैं, संविधान की किताब लहराने में सबसे 1 नंबर पे है, संविधान का किताब लहराते हैं, लेकिन उसी संविधान का जो उसका आधारभूत संरचना है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ विवेचना की गई कि इसके जो सीमा है आरक्षण की सीमा इसको 50% ही रह जाए, उसी संविधान का उल्लंघन भी करते हैं और सरेआम कहते हैं कि मैं इसको नहीं मानता, इस लिमिट को बढ़ाया जाए। तो आप खुद सोचिए, खुद तो वो कर नहीं पाते लेकिन संविधान का प्रचार खूब करते हैं। ठीक है, तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो संविधान दिखाते हैं लेकिन संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनको अगर जानते तो उनको ये पता होता कि आधारभूत संरचना क्या होती है और इसके बारे में क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ चर्चा किया था बिहार में यहाँ महागठबंधन की जब सरकार थी तो यहाँ पे जो कांग्रेस है, जो राजद है, लालू प्रसाद की पार्टी और नीतीश कुमार ये जब एक साथ थे तो उस समय यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जातिगत सर्वे कराया गया था, जिसमें पता चला कि लगभग 2/3 मतलब 2/3 भाग हिस्सा जो है ये किसका है, पिछड़ी जातियों का है। ठीक है, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी, तो इन लोगों का 2/3 हिस्सा है। तो अगर आरक्षण के हिसाब से भी देखा जाए तो इनको लगभग अगर आरक्षण देना पड़ेगा तो ये कहां तक चला जाएगा, तो 34-35% तक तो चला जाएगा, 34-35 ये हो जाएंगे। अभी ये 27 थे, ठीक है, अभी ये 27 थे, 27 से 34-35 चल जाएंगे। अब बाकी का जो 23 बचा हुआ है, जो 23 बचा हुआ है उसमें 16-7 चलता है। ठीक है, पिछड़ी जातियां और अत्यंत पिछड़ी जो जनजातियां हैं, ठीक है, जनजातियों को भी जो 7% का आरक्षण है वो तो जनगणना होता है और चलते आ रहा है, लेकिन वो भी लिमिट बढ़ेगा तो खुद ब खुद जो 50% का लिमिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया टूटना ही है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं जरा कुछ फायदों को। ठीक है, अच्छा तस्वीर जरा देख ले 1 सेकंड में। तो कास्ट सेंसस के लिए कदम उठाया गया 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा, वहां पे जो सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन इसको क्या बोला गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। लेकिन इसमें इतना बड़ा दिक्कत हुआ, बताया आप लोगों को मैंने कि 46 लाख जातियां सामने आ गई, 800 से तो ऐसी जातियां आ गई ज्यादा जिसके मानने वाले मात्र 100 लोग हैं। उन 100 लोगों के लिए सरकार सेपरेट स्कीम बनाए, 140, सोचिए 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में मात्र 100 लोगों के लिए एक अलग तरह की स्कीम बनाई जाएगी। और ऐसे 100 लोग 800 है ना, 100 का 800 ग्रुप है, तो इतनी सारी योजनाएं हो जाएगी। लगभग 46 लाख जो जातियां आई तो 46 लाख तो योजनाएं अलग अलग जातियों के लिए बनाई जाएगी, हर जाति के लिए अलग योजना, हर जाति के लिए अलग योजना। तो बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है यहाँ पे, आप खुद समझ सकते हैं किस तरह से ये सारा का सारा गोलमोल होने वाला है। ठीक है, इस तरह की आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी, ये सारा आप पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को मैंने ऐसे जो कोर जो मेन जो जानकारी है वो मैंने दे दिया। ठीक है, आजादी से पहले देखें तो 1853 में यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में
जो प्रोविजंस था उसमें वहां पे अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था, लेकिन बाद में 1981 में इसको कराया गया। अंग्रेजों ने 1901 में यहाँ पहली जनगणना करा ली, लेकिन कास्ट सेंसन जो कराया 1931 में कराया, बाद में इसको बंद भी कर दिया था। क्योंकि 1941 में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस समय हो सकता था गृह युद्ध जैसा कुछ हो जाए। और यहाँ आजादी के बाद से तो हमेशा जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने इसको मना किया है कि नहीं भाई, हमें नहीं करना है। बीजेपी जब आई तो बीजेपी शुरू में क्या थी, तो ब्राह्मण बनियों का इस तरह का बीजेपी के ऊपर टैग था कि यह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। अब इससे क्या होता था, बीजेपी को ज्यादा फायदा हो नहीं पाता था। तो फिर बीजेपी ने क्या खेल खेला, सोचा कि नहीं ऐसे काम तो नहीं चलेगा, तो एक क्या करो, हिंदुत्व का आप सिस्टम लेकर आओ। तो वहां पे एक सिस्टम आप लोग बहुत सुनते होंगे, एक उस समय टैगलाइन चला था, मंडल वर्सेज कमंडल। क्या चला था? मंडल वर्सेज कमंडल। अब कमंडल बोलते हैं हिंदू धर्म को, ठीक है। तो ये जो धार्मिक में इसमें भी हिंदू धर्म में जो ऊपर है, ठीक है, ब्राह्मणवादी है उन लोगों को कि ये कमंडल वाले हैं ये सारे, ठीक है। जो राम मंदिर का पूरा मुद्दा चला 1989 में यहाँ रिपोर्ट आई है, 1989 और 1991 आप लोग समझ सकते हैं। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 1989 की और 1991 90 91 में जो पूरा का पूरा राम मंदिर वाला बाबरी मस्जिद गिरा 1990 का और 1991 का घटना है, तो समझ सकते हैं कि उस समय का पूरा जो मीडिया होगा उसमें यही चीज चल रहा होगा। और यही चीज चल रहा था क्या, कि मंडल वर्सेज कमंडल, मंडल वर्सेज कमंडल की पूरी राजनीति पूरे भारत में चल रही थी, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा किया गया, ठीक है। अब कुछ राज्यों के द्वारा भी किया गया, कुछ राज्यों के द्वारा मैंने बता ही दिया कौन कौन से राज्य आपके, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना, तो इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। लेकिन ये सर्वे कराया गया है, जेडीयू आरजेडी सरकार ने 2023 में यहाँ सर्वे कराया था। यहाँ पे इसको भी सामाजिक आर्थिक जातिगत जो सर्वे है उसको कराया गया, नतीजा भी जारी किया गया। अभी रिपोर्ट भी देखेंगे कि उसमें जो नतीजे जारी किए गए उसमें आप लोग देखिएगा कि बिहार में किस तरह से अलग अलग जातियां हैं। अब यहाँ देख ले एक बार जरा चुनौती के बारे में, तो 1901 में जो जाति तय चली थी वो 1646 थी, जबकि 31 में यह 4147। और इसी 1931 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे मंडल जी के द्वारा पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है सौंपा गया था, ठीक है। तो इतना पुराना मंडल जी बना रहे हैं कब, 1989 में, जबकि उनके पास जो डाटा है, वो डाटा कब का है, 1931 का है भाई। तो 50-60 साल पुराना डाटा पे अभी कर रहे हैं। अभी पता नहीं जनसंख्या किस तरह का होगा, ठीक है। उन्होंने 3428 जातियों की पहचान ओबीसी के रूप में की थी। बाद में यहाँ एसईसीसी द्वारा किया गया, एसईसीसी बताई दिया, सामाजिक और इकोनॉमिक जो आर्थिक है, कास्ट सेंसस 2011 में किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये भी क्या हो गया, बहुत गलत हो गया, क्योंकि इसमें 46 लाख जातियां हो गई। उपजाति कोई बताया ही नहीं। जैसे एक जाति है, मान लीजिए यादव कोई जाति है, यादव में बहुत सारे उपजातियां हैं, लेकिन उपजाति वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम उन यादव से अलग है, ठीक है। ब्राह्मण में कह रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण भी 5 तरह का है, तो पांचों ब्राह्मण अलग है, वो ब्राह्मण मुझसे नीचे है, वो मुझसे नीचे है, वो मुझसे नीचे है। भारत में तो क्या है, जातियों का यही खेल है, हर जाति अपने से छोटी एक जाति को खोज लेता है। यही पूरा का पूरा हुआ, पूरा का पूरा डाटा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। केंद्र सरकार इस पे कुछ कर ही नहीं पाई। यूपी में कुछ ब्राह्मण जातियां ओबीसी लिस्ट में। अब देखिए क्या खूबसूरती है जाति की, ओबीसी में ब्राह्मण जाति भी आ रहा है, कहीं पे ब्राह्मण को सवर्ण में डालते हैं, सामान्य में डालते हैं, तो बहुत यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम होना है। कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में गौर शाश्वत ब्राह्मण जो है वो ओबीसी में आते हैं, अगर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ खेल हो चुका है। राजनीतिक मुद्दा बना है मंडल आयोग के द्वारा 1980, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, 27% आरक्षण देने के बाद यहाँ सटीक जातिगत डाटा नहीं था। ये 1931 के रिपोर्ट पे ही बना है। बाद में एसईसीसी बना 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, राहुल गांधी जिससे बिलोंग करते हैं। लेकिन बाद में यही गलत निकला, क्योंकि जाति इसमें बहुत ज्यादा थी। राज्य के प्रयास में देखे तो बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। जब सर्वे का रिपोर्ट आया तो यहाँ जूते चलने लगे, मारपीट होने लगा आपस में, इस तरह का नहीं है, ये इसमें गलत है, ये इसमें गलत है। मतलब कि एक सटीक रिपोर्ट बनाना, एक सटीक तरह का डेटा बनाना यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जाति जितने अंदर तक पूरे भारत की सभ्यता के अंदर घुसा हुआ है कि इसको उखाड़ फेंकना, और इसको उखाड़ फेंकना तो नहीं है, उखाड़ फेंकेंगे तो पूरी जनता चल जाएगी। मतलब इसको अच्छे से हम लोग अगर इसको अच्छे से एनालिसिस करें तो वो भी बहुत बड़ा काम है, इतने आसानी से नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अब यहाँ पे हामी तो भर दिया, लेकिन कैसे करेगा ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बिहार में आया है उसमें तो 63% से ज्यादा जो संख्या है किसकी है, तो यहाँ ओबीसी लोगों की है। यहाँ रिपोर्ट ही देख लेते हैं, चलिए अब इतना क्या देखना, रिपोर्ट देख लेते हैं। तो उस समय जो 2023 का डाटा है, ध्यान रखिएगा 2023 का डाटा है, बिहार सरकार की कुल आबादी 13 करोड़ के ऊपर पाया गया है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यह 4 करोड़ 70 लाख, जबकि पिछड़ा वर्ग 354 है, 3 करोड़ 54 लाख के आसपास। अनुसूचित जाति जो है यह है 2 करोड़ 56 लाख के आसपास, जबकि अनारक्षित मतलब सामान्य लोग हैं 2 करोड़ 2 लाख के आसपास, जबकि जनजाति जो है ये 21 लाख के आसपास है। जनजाति जिनको आदिवासी टाइप से भी बोलते हैं हम लोग,
अब देखिए अगर धर्म के आधार पर देखे जाए तो 82% हिंदू है और 17.7% मुसलमान है। मुसलमान के अंदर, इस्लाम के अंदर जातिगत व्यवस्था नहीं है, लेकिन चूंकि यह इस्लाम कहाँ है, भारत का है, तो भारत के इस्लाम, भारत में जब इस्लाम आया तो भारत में इस्लाम आने से पहले हिंदू व्यवस्था थी, और हिंदू व्यवस्था में तो क्या है, पूरा का पूरा हिंदू धर्म में तो जातिगत जाति व्यवस्था है। तो यहाँ इस्लाम भी बेचारा जातिगत हो गया। तो जो इस्लाम का पूरा सिस्टम पैगंबर साहब के द्वारा लाया गया कि जिसमें कोई भी जातिगत व्यवस्था नहीं होगा, सब समान है ना, राजा हो या रंक हो, एक ही मजार पे एक समय आएगा, सबके लिए अलग अलग अपना सारा सेपरेट सिस्टम होगा। लेकिन वो सब भारत में आकर के ध्वस्त हो गया। भारत में इस्लाम भी क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। इसको भी बेचारे को जाति में बंटना पड़ गया, अलग अलग। इसमें भी सब ऑर्डर्स है, अहमदिया है, भी है, बहुत सारे। ठीक है, अब देख लीजिए बौद्ध धर्म जो कि माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी है, मात्र 0.08% है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई धर्म को नहीं मानते। ईसाइयों की अगर संख्या देखी जाए तो 0.05%। तो यहां अगर देखा जाए बिहार में तो सबसे ज्यादा, अगर वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे यहां मुसलमान लोग, क्योंकि 17.7% है, 17.7% मुसलमान लोग हैं। जो भी पार्टी मुसलमानों को कैप्चर कर लिया, मुसलमानों का वोट बैंक लेके चला गया, तो फिर एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास हो जाएगा। क्योंकि जीत का परसेंटेज क्या है, 25-30% अगर आ गया बिहार के अंदर तो आप जीत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टियां चार है मुख्य बड़ी पार्टियों के रूप में। एक तो देख ले कांग्रेस, दूसरा है भाजपा, तीसरा है आरजेडी, चौथा है जेडीयू। इसके बाद जो छोटी पार्टियां हैं वो भी उभरती हुई पार्टियां, जैसे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बहुत तेजी से उभर रही, तो इसका भी गेम आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये भी वीआईपी पार्टी है, वो भी आ जाएगा। बगल से जो रामविलास पासवान, उनके सुपुत्र चिराग पासवान है, उनकी पार्टी भी आ जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी भी आ जाएगी। तो 25% का वोट शेयर अगर किसी को मिला भाई, तो वो तो निकल गया, वो तो सीएम बन जाएगा फटाफट। उसके पास तो यहाँ पूरा का पूरा गेम चेंज करने के लिए मात्र 25% है। तो अब ये पार्टियां सोचेंगी कि किसी तरह से इस मुसलमान वोट की तरफ जाया जाए, और मुसलमान वोटरों का सीधा का सीधा संपर्क इनसे, मतलब संपर्क तो नहीं बोलेंगे, इस तरह का थोड़ा वर्ड ये आपत्तिजनक है, सीधा का सीधा सपोर्ट होता है आरजेडी को, ठीक है, राजद को। राजद के पास जातिगत व्यवस्था के कारण यादवों का 14% वोट है, ये भी पहले से है, क्योंकि लालू यादव जो है यादव समाज से है। तो 14% जनसंख्या तो यहाँ यादवों की है और 17% तो मुसलमान की। तो यहाँ लगभग 32%, 31-32% अगर जनसंख्या देखे तो ये तो दो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सपोर्ट तो किसके पास है, आरजेडी के पास है, राजद के पास अभी वर्तमान में, अगर इस डाटा के हिसाब से देखा जाए। बाकी ऐसा नहीं है, भारत जो बिहार की राजनीति है या पूरे भारत में सबसे अलग है, इसके राजनीति को कोई डिकोड नहीं कर पाता है। बिहार की राजनीति को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बहुत ही जटिल है। कहीं पे जातिवाद हावी होता है, कहीं पे क्षेत्रवाद होता है, कहीं पे भाषा बोली आ जाती है, कहीं पे वहां के लोग आ जाते हैं, कहीं पे कुछ बड़ा बाहुबली लोग आ जाते हैं, कहीं पे मसल पावर चलता है तो कहीं मनी पावर चलता है, कहीं पे कुछ लोग विकास को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत यहाँ सिस्टम होना है। अगर पूरे जाति के तरह से इसको परसेंटेज में देख लिया जाए हिंदू धर्म के अंदर, जो कि लगभग 82% है, तो इसमें 14% यहाँ पे यादव है। ठीक है, अब ये 82 का 14 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 82 का 14 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तो यहाँ पे 14% नहीं होगा, ये आपका थोड़ा कम होगा, 12-13% के आसपास होगा। ठीक है, 12% होगा, तो 12% भी हो रहा है, 17-12 देखे तो लगभग 30%। इसी कारण मैंने 31 बोला, क्योंकि और भी कुछ समाज के लोग हैं जो आरजेडी को यहाँ देंगे, क्योंकि वो पिछड़ों की राजनीति भी करती है। समाज जो समाजवादी धारा है, समाजवादी विचारधारा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहता है उनका। तो लगभग 30% वोटर्स को यहाँ टारगेट कर सकती है आसानी से आरजेडी। तो इसमें देखिए, तो बाकी लोगों को लेकिन ऐसा ना हो जाए कि एक बिरादरी के खिलाफ सारे बिरादरी हो जाए, ऐसा कुछ जैसा कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने करके दिखाया था, कहीं फिर से वही खेल ना दोहरा दिया जाए कि एक तरफ यादव को कर दिया जाए और बाकी तरफ सबका वोट बैंक ले लिया जाए। इस तरह का गेम ना हो जाए, क्योंकि बहुत जटिल होने वाला है पूरा का पूरा। और इस जटिलता के अंदर जातिगत जनगणना जो होगी वो और ज्यादा ऑथेंटिक होगा, और ज्यादा उससे स्पष्ट डाटा आएगा, और उस डाटा के आधार पे अलग अलग जातियों को, जैसे कुछ ओबीसी की जातियां हैं लेकिन हमेशा से आरक्षण का फायदा ज्यादा उठाई, मलाई ज्यादा खाया और ऊपर आ गई, आज डेवलप हो गया, लेकिन नीचे की बहुत सारी जातियां उनके पास अभी संख्या नहीं पहुंचा। तो उप जातियों का यहाँ सब डिवीजन भी होगा, यहाँ उप जाति भी बांटी जाएगी, जाति के अंदर उप जाति, और उस उप जाति को भी अलग अलग तरह से यहाँ आरक्षण दिए जाने की बात आएगी। तो इसके बाद पूरा का पूरा जो आपका मार्केट है वो खुल जाएगा।
अब यहाँ पे जो रविदास समुदाय है, इनसे अलग नेता उभर करके आएंगे। रविदास समुदाय के बोलेंगे कि एक मान लीजिए पार्टी है आपका आरजेडी, तो आरजेडी पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो भी बड़े पोस्ट होंगे उसमें सिर्फ यादव समाज के लोग बैठेंगे, क्योंकि जनसंख्या में 5% से ज्यादा अगर वोटर्स रविदास समुदाय से हैं, तो इसका मतलब रविदास समुदाय के अगर 5% से ज्यादा वोटर पूरे बिहार में है, तो पार्टी के अंदर भी तो 5% से ज्यादा सीट होनी चाहिए इस समुदाय के लिए। तो इस तरह से पूरा का पूरा राजनीति अब एक नए आयाम में खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी जनसंख्या में देखें तो यहाँ पे कोयरी समाज है, ब्राह्मण समाज भी 3.65 है, उसके बाद राजपूत है, फिर मुसर समाज के लोग हैं, फिर यहाँ भूमिहार है, फिर कुर्मी, अलग अलग यहाँ जाति जो है इस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जरा एक ट्विस्ट देखिएगा। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कर दिया, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, जो मांग राहुल गांधी उठा रहे थे मोदी ने आखिर किया क्यों? तो इसके ऊपर यहाँ पे एक मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बाद के परिणाम को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो यहाँ पे बीजेपी के लिए भी फायदे का चीज होने वाला है। मंडल कमीशन के बाद अगर ओबीसी वोट परसेंटेज को देखें लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस को 1996 में 25% ओबीसी की वोट मिलती थी, जो कि 2019 में मात्र 15% रह गई है। मतलब कांग्रेस का तो ह्रास होते जा रहा है भाई, पूरी तरह से ह्रास हो रहा है। वहीं इसके दूसरी तरफ भाजपा जो बीजेपी है उसको मात्र 19% मिल रहा था 1996 में, जो कि आज बढ़ करके 2012 के 2019 के हिसाब से 44% हो गया। सीधे 19 से 44, मतलब 2 गुना से भी ऊपर, 2.5 गुना का फायदा हो रहा है। तो अगर ये जो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, अगर उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीकेशन में लाया जाए, अगर उसको यहां अच्छे तरीके से एनालिसिस करके और उस पर योजना बनाई जाए, तो और ज्यादा ओबीसी का वोट जो शेयर है वो किधर भागेगा, भाजपा की तरफ भागेगा, और इससे भाजपा को स्पष्ट रूप से फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? जबकि यहाँ पे क्षेत्रीय दल के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में तो क्षेत्रीय दल का बहुत बड़ा यहाँ पे होल्ड है। क्षेत्रीय दल देखे तो जो 1996 के चुनाव में 49% के आसपास ओबीसी सीट्स पे अपना कब्जा रखती थी, आज मात्र 27% के आसपास ही रह गया है। लेकिन यह है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होता है, दोनों के अंदर जो मुद्दे होते हैं अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आप लोग अपना इस बारे में क्या सुझाव है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। किस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला तो ये हाँ या नहीं के पक्ष में आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए? जो ऊपर के लोग हैं जिन्होंने आज तक इसकी मलाई खाई, उनका अधिकार कुछ छीनना चाहिए, और जो अभी तक भी पिछड़े रह गए इतने सालों तक, उनके अंदर वर्गीकरण करना चाहिए कि नहीं? जाति को उपजाति में बांट करके अलग अलग लोगों को उनको अधिकार देना चाहिए कि नहीं? जो जातियां अभी तक लाभ नहीं उठा पाई योजनाओं का, उनके लिए अलग से योजना बननी चाहिए कि नहीं? और जो जाति में भी हम अगर बांट रहे हैं तो उसके लिए कोड जो है हर एक राज्य के लिए अलग अलग कोड होना चाहिए, या फिर केंद्र के हिसाब से एक स्टैंडर्ड कोड होना चाहिए। इसके बारे में भी अपनी राय को आप दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए खुला रहेगा। अंग्रेज कराते थे ये तो हमने देख लिया, 1941 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1941 में नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो गृह युद्ध टाइप का कुछ हो जाता। लेकिन संविधान निर्माता और यहाँ पे जो कि पहली कैबिनेट बैठी थी, जिसमें नेहरू जी थे, पटेल थे, अंबेडकर साहब थे, मौलाना आजाद जैसे नेता थे, इन्होंने तय किया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यह समाज में विभाजनकारी हो सकता है, ऐसा सीधा कहना था। लेकिन इसी कांग्रेस के बाद के नेता लोगों ने, जो बहुत ही दूरदर्शी हैं, उन्होंने देखा कि समाज को बांटेंगे कैसे, बांट करके इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, तो इस तरह से उठाया जा सकता है। क्यों उस समय क्यों नहीं जरूरी थी? क्योंकि उस समय पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को पता था कि अगर और तोड़ेंगे तो हो सकता है कि जो हिंदू दल है उनको ना फायदा हो जाए। लेकिन अभी कांग्रेस देख रहा है कि अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना कर दिया जाए कि इसको और तोड़ करके शायद ही इससे कुछ फायदा हो जाए। और भाजपा दूसरी तरफ देख रही है कि जैसे जैसे मंडल कमीशन के बाद से ही ओबीसी का वोट शेयर हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों ना और ज्यादा इसको खेल लिया जाए। और क्षेत्रीय पार्टी अपने हिसाब से लगी हुई है कि आज तक हम मलाई मारते आए हैं तो आगे भी मलाई मारते आएंगे। लेकिन जब ये होगा और इसका जब पूरा का पूरा परिणाम सामने आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, तो फिर मार्केट पूरी तरह से खुल जाने वाला है।
ठीक है, अलग अलग समुदाय के अलग अलग नेता लोग उभरेंगे, अलग अलग समुदाय से अलग अलग पार्टियां बनेगी, और फिर जो राजनीति होगी मुझे लगता है थोड़ा बहुत और ज्यादा पारदर्शिता की ओर बढ़ेगी, और भारत के डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा अच्छा तो जरूर है, लेकिन इससे समाज के अंदर जो विभाजन होगा वो और भी ज्यादा विध्वंसकारी होने वाला है, मान करके ही चलिए। क्योंकि अगर हमारे संविधान के निर्माता लोगों ने यह सोचा है तो कुछ तो समझदार रहे होंगे, हमसे अच्छी समझ तो उनकी रही ही होगी। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बताइएगा इस पे आपका क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। और अगर मान लीजिए इसके बारे में आपको कुछ और अलग आयाम में अगर सोचते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अपना प्यार भी दे सकते हैं। पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, कुछ यहाँ पे टॉपिक्स थे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो उस पे सेशन में लाना नहीं ला पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है तो मैंने सोचा कि इस पे तो एक सेशन बनता है, ठीक है। तो आगे जो भी वीडियो आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूले, और अपने मित्र लोगों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।